ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका क्लास 12th में। और ये है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज। और इसमें आज हम पूरी वो चीजें जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सारी कवर कर देंगे। देखो, सबसे पहले अगर इस चैप्टर में मैं तुम्हें लेकर जाऊं तो उससे पहले मैं आपका क्या कवर करना चाहता हूं कि एक बार ना तुम पूरा एनालिसिस देख लो कि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं, जिससे तुम्हें एक फेयर आइडिया पता लग जाए कि भाई पेपर का एनालिसिस कहां कहां पर हमें देना है और कितने आपका जो है बेसिकली टॉपिक के ऊपर हमें कवर करना है। तो दो आपका बेसिकली फॉर्मूले हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और दूसरा है एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब तुम कहोगे ये तो हिस्ट्री के हैं, तो भाई उसी के हिसाब से आपका चैप्टर को बेसिकली बनाया गया है। 2019, 2020 और 2023 में अलग अलग आपका मार्कर के क्वेश्चन रहे हैं। एक मार्कर के आपका बेसिकली 2019 में 2 और 2023 में 3। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए? भाई मैं सारे सेट की बात कर रहा हूं, जितने भी आपका ओवरऑल सेट है। उसके अलावा 3 मार्कर के आपका क्वेश्चन देख लो, फिर 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा 1 मार्कर के देखो अलग अलग आपका सारी जगह इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब है कि एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पार्ट को हमें अच्छे से फोकस करना है। 3 मार्कर का भी आपका एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमें, 5 मार्कर का फिर से हमें एक क्वेश्चन आपका दिख गया है। तो इसका मतलब है कि हम हर एक छोटी चीज पर आपका क्या करते हुए जाएंगे, फोकस करते हुए चलेंगे। अब जब तुम्हें सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग की आपका बातें करें तो भैया देखो, जैसे तुम आपका एक तुम आपका कौन हो, चटर पटर। तो भाई चटर पटर आपका क्या करते हैं, चटर पटर आपका कभी भी अगर उनको रहना है तो वो कभी भी आपका बिना बात करे नहीं रह सकते। तो जो हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे, जैसे किस किस चीज के ऊपर, जो भी इमीडिएट आपका उनके पास एनवायरमेंट था। एनवायरमेंट कैसे कह सकते हो, पेड़ पौधे, फिर आपका गुफाएं, फिर उसके अलावा बाकी आपका चीजें। अब जैसे तुम तो गुफाओं में जाके कुछ नहीं कर सकते ना, पर वो आपका सारा काम कर लेते थे, खा भी लेते थे, पी भी लेते थे, सो भी जाते थे। उनका सारी डिपेंडेंसी आपका उधर होती थी और एनवायरमेंट के ऊपर। तो जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले एनिमल को हंट करना शुरू किया है, और दूसरा जो एडिबल प्लांट्स थे विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, तो यहां से भी आपका उनकी डिपेंडेंसी आ जाती थी। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी की। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन सभ्यता। अगर तुम देखोगे तो वो मोस्टली आपका डिपेंड किस चीज के ऊपर थी, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी उनकी। इसके अलावा पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो मोस्टली अगर तुम यूरोपियन, अब देखो तुम ऐसे अगर आपका घूम रहे होते पत्ते लगा के तो अच्छा थोड़ी लगता, पर हम आए यहीं से हैं, हमारी पहचान यही है ना, तो पहचान यही है ना। तो भैया अगर जैसे यूरोप वगैरह वाले इलाकों में चले जाओ तुम, तो वो इलाके ठंडे हैं, वहां पर मोस्टली आज भी लोग हंटिंग उंटिंग कर रहे होते हैं, उससे अपने आपका सामान की चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब जैसे आपका आसपास जो इलाके हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि इंडिया का ये वाला जो रीजन है ये कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन के आसपास मोस्टली जो डिपेंडेंसी होगी वो फिशेस वगैरह की होगी। अब जैसे फिश आ गई तो फिश की आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे वो कनेक्ट कर रहे हैं। फिर अब जैसे आसपास जाओगे तो इन्हीं इलाकों के आसपास जैसे केरला वाला इलाका है, तो यहां पर स्पाइसेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मसाले। उसके अलावा धीरे धीरे कर कर इतनी ज्यादा बहुत सारी चीजों की हंटिंग कर दी हमने कि वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए, और अगर कुछ खत्म नहीं हो पाए, जैसे डायनासोर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, खत्म हो गया समय के साथ, क्योंकि ह्यूमन आपका क्या है, उसके पास दिमाग है, बाकी सब आपका क्या है, बिना दिमाग वाली आपका चीजें चल रही हैं। ऐसे ही कुछ जानवर आपका इंडेंजर्ड हो गए, खत्म होने की कगार पर आ गए, और उसका रीजन क्या है, हंटिंग या पोचिंग के ऊपर अपन जा रहे हैं। फिर हंटिंग गैदरिंग के अंदर अगर आप बात करोगे तो गैदरिंग और हंटिंग जो है, दीज आर ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ रहे हो मेरी बात? पेपर में तुमसे पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका कौन सी है, सो इट इज गैदरिंग एंड हंटिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगर गैदरिंग की बात करें, सो गैदरिंग इज अ प्रैक्टिस्ड इन अदर रीजन्स एंड विद द हार्श क्लाइमेट कंडीशन, इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटी। अब जैसे तुम आपका देखोगे तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है हमारी, उसकी एक पकड़ है, उसकी एक पहचान है, उसकी आपका एक जान है। वो जान क्या है, गैदरिंग है। क्योंकि हंट कर लिया, हंट करने के बाद आपका उसी को वहीं खत्म कर दिया, तो बहुत लंबे समय तक उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बट अगर गैदरिंग कर ली उन्होंने, तो लंबे समय तक अगर हार्श क्लाइमेट में कहीं पर हंट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, वो उस चीज को आपका समेट कर रख लेंगे, और उससे क्या हो पाएंगी, बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं, सो गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, कहां कहां पर प्रैक्टिस हो रही है। एक तो सबसे पहले हाई लैटिट्यूड जोन्स। हाई लैटिट्यूड जोन्स को तुम आपका यहां पर भी देख सकते हो, जैसे साउथ अमेरिका में इधर वाले जो रीजन्स हैं ये हाई लैटिट्यूड जोन्स के इलाके हैं। ये वाले रीजन्स भी आपका नॉर्थ अमेरिका में ऊपर अलास्का वाले पार्ट्स पर, ये भी आपका कैसे हैं, हाई लैटिट्यूड जोन।
इधर यूरोप वाले ठंडे इलाके हैं। अब अफ्रीका में मत चले जाना तुम इधर वाली तरफ की, हाँ कौन सी ठंड पड़ रही है, पर यहां भी आपका बेसिकली कुछ इलाके हैं, अगर तुम देखोगे तो ये वाले पार्ट भी आपका कैसे हैं, हाई लैटिट्यूड जोन में है। तो सबसे पहले आपका गैदरिंग कहां पर प्रैक्टिस्ड है, हाई लैटिट्यूड जोन में, जिसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो सबसे पहले नदर्न कनाडा आ रहा है, उसके अलावा यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना दिया, और उसके अलावा सदर्न चिली। अब चिली कहां पर मिलेगी, तो चिली ये है बिल्कुल आपका कहां पर, लंबी सी कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जहां मार्क करता हुआ चल रहा हूं उसको कनेक्ट करते हुए चलना। लो लैटिट्यूड जोन्स सच एज द अमेजोन बेसिन इधर ही मिलेगा, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये वाला रीजन आ गया ट्रॉपिकल अफ्रीका का, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सारे मैपिंग को आपका मार्क किया हुआ है, एक एक चीज आपका तुम्हारे पेपर में कनेक्ट हो जाएगी तुमको, ये मैपिंग आपका देखते हुए चलना। दूसरी जो बात आती है वो आती है पेस्टलिज्म के ऊपर। अब क्या होता है, कुछ स्टेजेस में अगर तुम देखोगे हिस्ट्री के अंदर तो क्या हो रहा है, जैसे अगर रियलाइजेशन के ऊपर बात करें, हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। अब तुम ये कहोगे कि क्या इसके ऊपर हम आपका सस्टेन कर सकते हैं, आंसर इज नो। बहुत लंबे समय तक अगर तुम उसके ऊपर सस्टेन करोगे तो चीजें धीरे धीरे कर कर आपका खत्म होती हुई चली जाएंगी, तो इसलिए अनसस्टेनेबल आपका बेसिकली बात की गई है। ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। धीरे धीरे जब हम आपका उनको हंट कर रहे थे तो समय के साथ हमें यह पता लगा होगा कि हम किसी डॉग को या फिर आपका किसी और एनिमल को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। डोमेस्टिकेशन के बाद पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फाउंड इन दोस बेसिकली रीजंस। अब डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपका जाओगे तो एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात होगी, धीरे धीरे जब तुम टेक्नोलॉजी आपका बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगा। एनिमल रेयरिंग के ऊपर आपका बात कर सकते हो, टुडे इज प्रैक्टिस्ड ईदर एट द सबसिस्टेंस और एट द सब ट्रॉपिकल या कमर्शियल लेवल पर। तो कमर्शियल लेवल तक आपका इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो या तो ये प्रैक्टिस्ड ईदर एट द सबसिस्टेंस और द कमर्शियल लेवल, है ना। अब अगर मैं आपका बात करूं नोमैडिक हर्डिंग पे, देखो भाई ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहां से आपका पेपर में एक क्वेश्चन आना निश्चित है, ठीक है। अब देखो नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं, तो पहले नोमैडिक हर्डिंग समझ लो, जैसे तुम चरवाहे हो, तुम ही वो चरवाहे जो आपका इधर उधर बिचरते रहते हो। ऐसे पहले के जमाने में कुछ लोग होते थे जो कि चरवाने का काम करते थे। चरवाने किस चीज का, जैसे ये लोग हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपका बेसिकली भेड़ों को ले जाते हैं, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में और बाकी आपका ठंडे इलाकों में ये देखने को मिलते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टरल नोमैडिज्म इज अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन द एनिमल्स, जो मोस्टली हमारे हर्डर्स होंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, एनिमल्स के ऊपर। किस चीज के लिए, फूड के लिए, फिर उसके अलावा किस चीज के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। मोस्टली अगर आप देखोगे तो हमारे पास जितने भी आपका ऊन बनेंगे या फिर आपका बाकी सारी चीजें बनेंगी वो सब चीजें किस चीज के ऊपर बन रही हैं, एनिमल्स से आपका जो है बन रही हैं। उसके अलावा अगर तुम फूड देखोगे तो वो आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए भी। दे मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। तुम्हारा भी यही काम है, सुबह आपका मम्मी कहीं कहती है और तुम शाम तक आपका कहीं गायब हो गए, तो भैया ऐसे ही आपका जो ये लोग हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक आपका जा रहे हैं। अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स, ठीक है, कितने पेस्चर हैं, वाटर की भी आपका सुविधा है कि नहीं है। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टर्शरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। तो ये भी एक आपका बेसिकली हमारे पास चीज रहेगी कि जो नोमैडिक कम्युनिटी है हमारी वो क्या करेगी, वो भी आपका टर्शरी सेक्टर से एसोसिएट रहती है। इसके अलावा पेस्टरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पेपर में आपका कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेस्टरल नोमैडिज्म है उनकी कौन सी 3 जगह हैं जहां पर वो डिपेंड रहते हैं। तो पहला आपके पास आएगा अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिसुला एंड मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने ये 11th में भी आपका चीजें देखी होंगी। मंगोलिया जो जगह है वो बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर तुम देखोगे तो तुम सेंट्रल एशिया के आसपास आपका जाओगे तो उससे ऊपर तुम्हें एक मंगोलिया दिखाई देगा, ऊपर और चले जाओगे तो फिर तुम्हें यूरोप दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही चाइना की लोकेशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। द सेकेंड रीजन एक्सटेंड ओवर द तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। भाई अगर किसी ने आपका तुंद्रा रीजन के बारे में आपका बात नहीं की तो फिर मैं तुमसे आपका ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम थोड़ा सा तुंद्रा रीजन के बारे में जानो।
जो अपर रीजन होते हैं जहां पर वेजिटेशन बिल्कुल लगभग खत्म की तरफ चली जाती है, ऐसे रीजन्स आपका तुंद्रा की तरफ जाते हैं, आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन वाले, एंड रीजन ऑफ यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर बनता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरियाज इन द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मडागास्कर। मडागास्कर वही जगह है जो अफ्रीका के बिल्कुल आसपास है, और हमारे इंडिया में जो आपका मॉनसून आता है वो मडागास्कर से ही आपका ओरिजिनेट होकर आता है। तो ये तीन आपका जगह हो गई, इनको प्लीज आपका मार्क करके रखिएगा। नोमैडिक हर्डर से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी का पार्ट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो क्या होते हैं, यहां से आ सकता है। उसके अलावा वो तीन इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करें तो तीनों आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका रखिएगा अपने पास प्लीज। इसके बाद आते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के ऊपर। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। अगर तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं पे भी आपका बेसिकली खड़ा कर दिया या फिर आपका जा रहे हैं, इनको प्रॉपरली आपका जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, एंड दे आर कैपिटल इंटेंसिव। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग इज एसेंशियल एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर। तो अगर तुम जाओगे तो जो कमर्शियल लाइव स्टॉक है हमारा, ये ज्यादातर किस चीज से जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, एंड दिस इज प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रेंचेस। These ranches cover large areas and are divided into number of parcels। तो सबसे पहले क्या आ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं रेंचेस, और रेंचेस के बाद फिर वो आपका किस में डिवाइड हो गए, लार्ज एरियाज में आपका डिवाइडेड हो गए, और एरियाज आपका देखोगे तो वो बेसिकली पार्सल्स के अंदर आपका क्या है, टूटे हुए हैं। इसके अलावा द नंबर ऑफ एनिमल इज अ पेस्चर इज कैप्ट अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पेस्चर। तो अगर तुम देखोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कितना नंबर ऑफ कैपेसिटी है पेस्चर को कैरी करने की। दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड। कोई एक ही तरीके का मिलेगा, अगर आपका भेड़ मिल रही है तो भेड़ ही मिलेगी, अगर तुम्हारी वाली प्रजाति मिल रही है तो तुम ही मतलब वही मिलोगे, या फिर आपका भैंस मिल रही है तो भैंस ही, एक ही तरीके की आपका प्रजाति देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो इंक्लूड आते हैं, एक तो शिप आएगा, कैटल आ जाएगी, गोट आ जाएगी, हॉर्सेज आ जाएंगे। ये बेसिकली हैं जो इसके एक्टिविटी से इंक्लूडेड रहेंगे। प्रोडक्ट सच एज, अब क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, मीट मिल जाएगा, बुल मिल जाएगा, हाइट्स मिल जाएंगे, स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। अब जैसे इनसे बहुत सारी चीजें बनाएंगे और फिर अलग अलग पार्ट में आपका कहां पर भेज देंगे। Rearing of animal in ranching is organized on a scientific basis। प्लीज इन दोनों के बीच में कभी भी आपका तुमसे आपका एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, मार्क करके रखिएगा। नोमैडिक हर्डर और कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के बीच में एक डिफरेंस आएगा। तुम्हें मैंने दोनों चीजें आपका समझा दी हैं, इसको तुम आपका अपनी नोटबुक में मार्क कर लो और इसको एक बार आपका देख लो। मैं दोबारा से आपका बता देता हूं कि अगर तुम नोमैडिक हर्डिंग को देखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह, क्वालिटी ऑफ पेस्चर वाटर, फिर उसके साथ आपका इनका ट्रेडिशन के साथ, टर्शरी के साथ जुड़े हुए हैं, फिर पेस्टल नोमैडिज्म, और ये रीजन है आपका जो है बेसिकली कहां कहां पर मिलेंगे, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन, चाइना, फिर उसके अलावा तुंद्रा रीजन यूरेशिया वाले। उसके अलावा अगर कमर्शियल की बात करेंगे तो दिस इज कैपिटल इंटेंसिव। दूसरी बात अगर तुम देखोगे तो ये कहां पर एसोसिएट मिलेंगे, वेस्टर्न कल्चर के साथ। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले रेंचेस, एरियाज, पार्सल, और फिर उसके अलावा धीरे धीरे कर दीज आर रेयर्ड। इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं, शीप है, कैटल है, गोट है, फिर उसके अलावा आपका हॉर्सेज हैं, मीट, बुल, हाइट्स, ये सारी चीजें आपका इसके ऊपर क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। अब आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, सुनो बहुत ध्यान से। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपका बेसिकली क्रॉप्स के बेसिस पर इनको डिवाइड कर दूं, सो मेथड ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइवस्टॉक रेज, द फॉलोइंग आर मेन एग्रीकल्चर सिस्टम। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर सिस्टम पेपर में पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? इट इज वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे घर के बराबर में कोई ऐसा चीज हो जो कि सिर्फ लोकल में वही उग रही है, जैसे गुजरात में आपका कुछ उगता होगा, उत्तराखंड में आपका कुछ उग रहा है, फिर उसके अलावा आपका बेसिकली जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहां पर वो चीज मिलेगी। तो ऐसी चीज जो कि लोकली ग्रोन होती है वो यहां पर देखने को मिलेगी। इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब यही आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहली हो जाएगी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरी हो जाएगी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब यहीं से
तुम्हारे पेपर में आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सुनो जरा ध्यान से, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होगा, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ी हुई होगी पक्का। जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ट्राइब्स होते हैं, तो वो अपनी खेती को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट जब करते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो एक जगह खेती की, दूसरी जगह चले गए, फिर वो वहां पर जो आपका छोड़कर गए हैं फसल, उस पर वापस आते हैं, तो इसको कहते हैं अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, दीज आर प्रैक्टिस मेनली बाय ट्राइब्स। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद करिएगा। कहां पर? ट्रॉपिक्स वाले इलाकों में, स्पेशली इन अफ्रीका वाले रीजन, है ना। इसके अलावा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। द वेजिटेशन इज यूजली क्लियर्ड बाय फायर। जब खेती हो गई, खेती को कटाई कर दी, उसमें आग लगा दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया बहुत समय तक आपका सही होने के लिए। और एसेस टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब जो आपका उसमें जो खेती हुई है, आग लगी है, उस आग में क्या होगा, जो उसकी आपका राख होगी, वो राख सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी और उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तुम एक और भी नाम से जानते हो, जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसको झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत और सारे नाम भी हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे मिल्पा इसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको एंड लदांग इन इंडोनेशिया। ठीक है, लदांग कहां पर? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं इसके, जो कि आपका बताए गए हैं। फाइंड अदर एरियाज। जैसे अब मैं आपका तुमसे बात करूं, तो जैसे तुमने आपका इंडिया में 10th क्लास में आपका पढ़ा होगा कि भाई इसको पोड़ू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आपका लदांग, फिर आपका जो है बेसिकली झूम, फिर स्लैश एंड बर्न, फिर इसके अलावा आपका जो है इसको एक तुम मुझे जगह बताना, चलो मैं तुमको आपका होमवर्क देता हूं, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इसको ब्राजील में किस नाम से जानते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, ये शादी से संबंधित कुछ मिलेगा तुमको। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। अब इसमें देखना कैसे कैसे मिलेंगे। ये सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। तो मोस्टली आपका इसमें कौन सी क्रॉप मिल जाएगी? राइस मिल जाएगी। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, मतलब ये वो लोग हैं जो कि 1 एकड़ से आपका नीचे या 1 एकड़ तक की पॉपुलेशन में आपका रख रहे हैं, एंड ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से लैंड कम हो गई है इनके पास। फार्मर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। तो अब मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो अपने घर वालों को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, और वो सारे लोग मिलकर इसकी खेती को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, क्योंकि इसमें हाथ से आपका काम किया जाता है। खुरपी हो गई, फिर आपका हल हो गया, फावड़ा हो गया, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसमें। फार्म यार्ड मेन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो मोस्टली जो आपका यहां पर मेन्योर वगैरह है जो देखा जाता है, वो फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहा है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। अगर तुम देखोगे तो एक तो वहां की आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम आ रही है, और जो बेसिकली इसमें लोग इंगेज्ड हैं वो ज्यादा हैं। अब आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन द पैडी। पैडी के अलावा ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, इसके अलावा आपका क्लाइमेट, फिर सॉइल। अब हर जगह ये तीनों चीजें अलग अलग मिलेंगी। इसके अलावा सम ऑफ द अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ मॉनसून एशिया। अगर तुम देखोगे तो कई अलग अलग जगह पर, कहीं पर क्लाइमेट अलग होता है, कहीं पर उसकी आपका क्लाइमेट के साथ साथ सॉइल भी अलग होती है, फिर रिलीफ अलग है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है, वहां पर भी आपका इस खेती का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। व्हीट, सोयाबीन, बार्ले एंड शोरगम आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। इन इंडिया बीट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो मोस्टली आपका वीट की हम खेती कर रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में मोस्टली आपका वीट की खेती हम कर लेते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मेंशन्ड अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा। जैसे तुम्हें याद होगा तो जब वो कॉलोनीज बनाने आए थे तो वो आपका क्या लेकर आए थे? टोबैको। टोबैको के अलावा आपका कॉटन, कॉटन के अलावा आपका इंडोनेशिया में वो ऑयल, पाम ऑयल की भी बात की गई है। इसके अलावा बनानास हो गए, शुगर केन हो गए। तो ये जो सारी आपका खेती शुरू की थी, ये शुरू की गई है किसके द्वारा? ये शुरू की गई है यूरोपियंस के द्वारा।
एक नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत किसने की है? तो वो शुरुआत की है आपका यूरोपियंस ने कॉलोनीज के टाइम पर। कौन कौन सी होती हैं इसमें? तो टी वही लेकर आए थे, कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया, रबड़, कॉटन, पाम ऑयल, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये मोस्टली जो है ये एसोसिएट इन्हीं से हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज ई स्टेट, बहुत बड़े स्केल पर की जाएगी प्लांटेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें आपका पूंजी भी ज्यादा लगेगी। इसके अलावा मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी इसमें आएगा। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन को भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैसे आपका नए नए मेथड आ रहे हैं, कैसे हम फार्मिंग को आपका अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कि मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि मैनेजर के तौर पर हायर किया है तो उसको गन्ने के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, टी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कॉफी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रीज एंड मार्केट टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। फ्रेंच ने आपका सबसे पहले क्या किया, उन्होंने स्टैब्लिश की थी कुछ कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन। कहां पर यह किया गया था? वेस्ट अफ्रीका में। द ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स, कहां पर? इंडिया के अंदर। और उसके अलावा श्रीलंका में रबड़ प्लांटेशन, मलेशिया, एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। उसके अलावा स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हेविली इन कोकोनट एंड शुगर केन। तो भैया ये अलग अलग जो लोग आए ये हैं सारे यूरोपियंस ही, बट अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग खेती में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि ये चाहते थे कि वहां से आपका इनको पैसा मिले। फिर आते हैं स्पेनिश और अमेरिकन, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है आपका कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन के ऊपर फिलीपींस में। डच आए, उन्होंने मोनोपोली अपनी दिखाई किस चीज के अंदर? शुगर केन प्लांटेशन के अंदर। कहां पर? इंडोनेशिया में। सम कॉफी फजेंडाज, जो कि बहुत लार्ज प्लांटेशन को बिलोंग करती है, इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज्ड बाय द यूरोपियंस ओनली, क्योंकि ये आपका इस चीज में एक्सपर्ट है तो उन्हीं को उनका काम साजता है, जाको काम ताही को साजे। Today, ownership of the majority of plantation has passed into hands of the government, क्योंकि अब धीरे धीरे कर कर अगर इसके ऊपर भी कॉलोनीज रहती या कोई आपका बेसिकली ऐसे लोग रहते जो कि एसोसिएट होते कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज में या फिर आपका सेकेंडरी में, टर्शरी में, या फिर आपका वो कहीं बिजनेसमैन के हाथों में होती, तो उससे बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो सकता था। तो ज्यादातर चीजें किसके पास चली गई हैं? गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। समय के साथ देखोगे तो अब आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल प्लांटेशन या एग्रीकल्चर। सो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन is practiced in interior part of semi-arid lands and mid latitudes। अब जैसे wheat की बात करें, so wheat is the principal crop through other crops like, एक तो सबसे पहले कॉर्न हो गया, कॉर्न के अलावा बार्ले हो गया, उसके अलावा ओट्स हो गए, एंड राय आर ऑल्सो ग्रोन, ये भी आपका दिख रहे हैं। द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज। अब तुम देखोगे तो इन फार्म के आपका साइज बहुत बड़े हैं, जिसमें मोस्टली हमें आपका फार्मिंग के लिए मशीनरी की जरूरत या मशीनरी की आपका जरूरत पड़ जाएगी। इसके अलावा देयरफॉर एंटायर ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड। मतलब अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपका इसको काटना है या फिर उससे आपका जो है बेसिकली चीजें निकालनी है, तो वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? मशीनरी के ऊपर। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। तो पर कैपिटा इनकम जैसे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही पर यील्ड आपका क्या है? ये ज्यादा है। Why does this happen? Because this type of agriculture is best developed in the Eurasian steppes। अब स्टेपीज वाले रीजन पे आप जाओगे और तुम एक काम करना, साथ साथ जहां पर भी आपका तुमने ये पढ़ा है उसमें स्टेपीज की मार्किंग जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि स्टेपीज की आपका मार्किंग पेपर में वो तुमसे पूछ ले। उसके अलावा कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, अब ये प्रेरीज जो ग्रासलैंड है इनकी भी मार्किंग तुम्हें पता होनी चाहिए। पंपास कहां पे मिलते हैं? तो ये ग्रासलैंड मिलेंगे तुमको अर्जेंटीना में। ये सारे जो है ना वो ग्रासलैंड के नाम बता रहा हूं, जैसे स्टेपीज यूरेशियन में, फिर उसके अलावा आपका प्रेरीज पे आ गए, फिर उसके अलावा अर्जेंटीना पे आ गए। ऐसे ही वेल्ट्स की तरफ जाओगे, सो वेल्ट्स आर इन दी साउथ अफ्रीका। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉन्स आ जाएंगे, एंड कैंटावरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो भाई ये क्या है? ये सारे ग्रासलैंड हैं जहां पर ये खेती हो रही है। प्लीज 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 इनकी मैचिंग के लिए भी इस साल तुम पेपर में तैयार रहना। ये मैचिंग आपका आ सकती है और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अर्जेंटीना में क्या मिल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या मिल रहा है, यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। मिक्स फार्मिंग के ऊपर आते हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेचर लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। इसके अलावा मिक्स्ड फार्म आर मॉडरेट इन साइज
एंड यूजुअली द क्रॉप एसोसिएटेड विद इट, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? एक तो व्हीट आ जाएगी, बार्ले आ गया, ओट्स आ गया, राय आ गया, मेज हो गया, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स जो मोस्टली है ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होती हैं? ये मिक्स्ड फार्मिंग का आपका कंपोनेंट है एंड क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो जो क्रॉप की रोटेशनली आपका हम खेती करते हैं उससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी रहती है। इक्वल एम्फेसाइज इज लेड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो मिक्स है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपका एंगेज हो जाएंगी, इसमें क्रॉप कल्टीवेशन भी हो गया, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ गया, इसमें तुम आपका डेयरी फार्मिंग भी कर लोगे, इसमें और सारी चीजें भी इंक्लूड है। तो इसी को हम आपका क्या कह रहे हैं, मिक्स फार्मिंग कह रहे हैं। अगर तुम मिक्स फार्मिंग के आपका कल्चर देखोगे तो देखो नॉर्थ अमेरिका में ये वाले पार्ट्स आपका दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, यूरोप में तुम इन वाले इलाकों में चले जाओगे, साउथ अमेरिका में ये बेसिकली आपका ईस्टर्न वाले पार्ट, अफ्रीका में बिल्कुल आपका नीचे वाले पार्ट पर चले जाओगे, सदर्न वाले पार्ट पर अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो ये मोस्टली एसोसिएट है आपका इन रीजंस के साथ साथ। ऐसे ही डेयरी फार्मिंग पे जाओगे, सो डेयरी फार्मिंग इज टुडे मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग इन मिल्च एनिमल्स। ठीक है, मोस्टली भैंस हो गई, गाय हो गई, और तुमने देखा होगा बहुत अलग अलग तरीके की आपका ब्रीड्स आती हैं उसमें। इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, मतलब पैसा लगाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए की आपका भैंस लेकर आओ, 1.5 लाख रुपए की गाय लेकर आओ, फिर उससे आपका दूध आएगा, फिर वो दूध से आपका तुम क्या करोगे, अपनी आपका चीजें पूरी करोगे। कई लोग बेचते भी हैं उससे अपनी चीजें पूरी करने के लिए। एनिमल शेड्स स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फूडर फीडिंग एंड मिल्क मशीन एड टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। अब भैया कोई भैंस लेकर आया है तो उस भैंस में आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारी आपका उसको खाने के लिए भी चाहिए, चारे के लिए भी चाहिए, चारे के अलावा फिर आपका उसको बेसिकली रखने के लिए भी चाहिए, फिर उसकी आपका बेसिकली चीजें बाकी भी देखनी है। तो ये क्या है, ये हमको आपका क्या कर रही है, कॉस्ट में ऐड कर दे रही है। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग। अगर मिक्सिंग आपका होगी तो उससे आपका मल्टीपल ब्रीड्स होंगी, फिर वो आपका नई आएगी तो उससे क्या होगा, फिर वो भी आपका खेती में हमारी इंगेज करेगी। बैल हो गए तो उनसे हम आपका खेती में भी आपका आज भी काम ले लेते हैं गांव में बहुत सारी जगह। तो ये सारी क्या है, ये हमारे वेटरनरी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, इनसे भी एसोसिएटेड है। तो ये टर्शरी में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर भैंस वगैरह होंगे तो जो वेटरनरी के डॉक्टर आते हैं वो भी आपका इसमें इंगेज हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आता है विटिकल्चर वाली साइड। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा ग्रेप्स की आपका बेसिकली ज्यादातर फार्मिंग आपका यहां पर होती है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी कहां है, तो सबसे पहले अगर तुमसे आपका कोई बात करे तो जैसे अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहां पर तुमको आपका मेडिटेरेनियन सी आपका दिखाई देगा। और अगर तुम मेडिटेरेनियन सी के बाद वाला रीजन देख रहे हो तो यहां पर ऊपर आपका तुमको पूरा यूरोप दिखाई देगा, और यूरोप के साथ साथ नीचे तुमको आपका क्या दिखाई देगा, अफ्रीका दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ नीचे आपका जब तुम जाओगे तो यहां पर तुमको कौन सी सी दिखाई देगी, एक रेड सी दिखाई देगी। तो ये वाला जो पूरा रीजन है यहां पर आपका एसोसिएट रहेगा। तो इसके आसपास जितनी भी आपका खेती होगी उस खेती को हम मेडिटेरेनियन के साथ आपका एसोसिएट करेंगे। Mediterranean Sea in the Europe and in North Africa from Tunisia to Atlantic coast, Southern California, Central Chile, southwestern part of South Africa and south and southwestern part of Australia. This region is an important supplier of the citrus fruit, क्योंकि वाइन्स जो होती हैं वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इसी से बनाई जाती हैं, और उसी खेती को हम विटिकल्चर और ग्रेप्स कल्टीवेशन के साथ भी एसोसिएट कर देते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है कि ग्रेप्स की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं, अलग अलग नाम दे सकता है तुमसे। मेडिटेरेनियन रीजन बेस्ट क्वालिटी वाइन्स भी आपका यहीं पर मिलेंगी। अब तुम पीने मत लगे जाना, अभी पी लूंगा फिर आपका बेहोश हो जाऊंगा, बेवड़ों की तरह आपका घूम रहे। अरे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, कभी आज 2 पैक लगाएगा भाई और फिर गाड़ी तरह भाई चलाएगा। अरे गाड़ी तुम्हें नहीं चलानी है, तुम यहाँ देखो। फिर उसके बाद फ्लेवर्स ऑन द प्रोडक्ट्स एंड हाई क्वालिटी ग्रेप्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड, फिर उनको आपका इसका पूरा प्रोसेस है, पहले उसको ड्राई करेंगे, फिर रेजिन्स, फिर क्यूरेंट्स, फिर उसके बाद आपका ऑलिव्स एंड फिग्स, फिर वो सारी चीजें कर कर इनके साथ क्या करेंगे, वो बहुत सारे आपका कल्टीवेशन करेंगे। अब एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स। और जो मोस्टली आपका वहां का रीजन्स हैं, ऊपर जाओगे तो ज्यादातर, अब इसमें तुम्हें एक आपका बेसिकली घाटा भी हो जाता है, जैसे बहुत सारी मेडिटेरेनियन सी से आपका आने वाली पास कर कर हवाएं जो होती हैं वो इटली वगैरह में जाकर आपका इन खेती को खराब भी कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा
अगर तुम देखोगे और आगे बढ़ोगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग आ जाएगी। ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलेंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। बहुत सारे लोगों ने क्लब किया और वो इससे आपका क्या कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए आपका कर रहे हैं। जैसे आजकल के इलाके में गुजरात में जाओगे तो वहां पर कच्छ के अंदर आज लोग आपका क्या उगा रहे हैं, बहुत सारे आपका जो अवाकाडो वगैरह उगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ड्रैगन फ्रूट उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कलेक्टिवली आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। Cooperative societies help farmer to procure all important inputs of farming, sell the product of most favorable term, और उससे क्या होगा, वो आपका बेसिकली चीपर रेट्स पर अगर जाते हैं तो उनको फायदा भी इसमें मिलता है। फिर एक आती है कलेक्टिव फार्मिंग, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। अब जैसे ये किस मॉडल पे डिपेंडेंट है, तो ये कोलकोज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जो पहले आपका यूएसएसआर था, उसमें कोलकोज ने आपका ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और ये आज भी चलता हुआ आ रहा है। द फार्मर यूज्ड टू पूल इन देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक एंड लेबर। However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement. तो अब ये भी आपका बेसिकली एक साथ कई सारे क्लब्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक खेती कर रहे हैं। और ये पूछा जा सकता है तुमसे कि ये मॉडल किसने आपका इंपॉर्टेंटली लेकर आया था, तो वो भी तुम बता दोगे। अब आते हैं माइनिंग के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कर इस पॉइंट को लिख लेना। पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले फिजिकल फैक्टर विच इंक्लूड्स इन साइज, ग्रेड्स एंड द मोड ऑफ अकरेंस इन द डिपॉजिट। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होंगे, सच एज डिमांड फॉर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया, फिजिकल फैक्टर, इसको पेपर में जब लिखो तो अंडरलाइन करना। दूसरा कौन सा हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर, लिखो तो अंडरलाइन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पार्ट हैं और जगह इंपॉर्टेंट है तो इसको मार्क करते हुए चलना। ऐसे ही डिस्कवरी देखोगे तो इसकी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन मेनी स्टेजेस, जैसे आपका कॉपर एज आई, फिर ब्रॉन्ज एज आई, फिर आयरन एज आई। तो ये सब तुमने हिस्ट्री में कनेक्ट किया होगा, धीरे धीरे जो अलग अलग एजेस थी उनके साथ ही यहां पर हमको इस्तेमाल हुआ और फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए टूल्स, यूटेंसिल्स और वेपन्स के अंदर। तो वहीं से माइनिंग आपका क्या हो गया, निकलता हुआ आ गया। ये चैप्टर सर आपका यहां पर होता है पूरा बाइंड अप। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन इसमें लगभग आपका देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर हैं। और सर सुनिएगा, यहां पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न। तो अभी बताया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर उसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन इज एसोसिएटेड। तो मैंने तुमको बताया था अमेजॉन बेसिन, क्योंकि ये सारे क्या हैं ऊपर वाले, ये सारे आपका ग्रासलैंड वाली चीजों से एसोसिएटेड हैं। और तुम मुझे बताना ये जो ग्रासलैंड वाली आपका जितने भी रीजन्स हैं ये क्या सही मैच है, और अगर सही मैच नहीं है तो इनमें से कौन सा गलत मैच है, और अगर गलत मैच है तो इसमें कौन से तरीके की आपका खेती से एसोसिएशन है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर सिंगलली। तो इसमें जैसे अगर तुम जाओगे तो डेयरी फार्मिंग आपका मोनोकल्चर को फॉलो करता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिंगल आपको फॉलो करता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सिंगल को फॉलो करता है, मिक्स फार्मिंग में बहुत सारी आपका अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं। तो एक यही आंसर आपके पास हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट एग्रीरियन नोमैडिक हर्डिंग। तो भैया ये आपका तुम्हें बता दिया है मैंने। ऐसे ही अब देखो एक चीज सुनो, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के 2023 के पेपर में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मिक्स फार्मिंग। तो सीबीएसई ने 2023 में इससे भी क्वेश्चन पूछा है। और फिर ये मेथड ऑफ माइनिंग का एक आपका क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आपका पढ़कर जाइएगा ताकि अगर हो सके तो यहां से भी आपका आप क्वेश्चन क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपका करवाए हैं। ऐसे ही रिव्यू एनी 5 मेजर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में देखा जा सकता है। इसके बाद कौन कौन से मेजर्स हैं उसको सॉल्व करने के। एक एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको भी आपका पेपर के लिए याद रखिएगा। इसके अलावा
एक्सप्लेन एनी 5, ये भी सीबीएसई का आपका क्वेश्चन है। किसके बारे में? मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड। हॉर्टिकल्चर मतलब खेती से एसोसिएटेड है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ भी आप एसोसिएट इसमें कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो टॉपिक की रेलिवेंस क्या पूछ रहा है वो, रेलिवेंस के अलावा क्या आप कुछ जो लिख रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपका लिखें, और पॉइंट टू पॉइंट के बाद जो तीसरी चीज आपको रखनी है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर तुम ये तीनों चीजें आपका कर लेते हो तो मेरी बात समझना कि तुम्हारे पेपर में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर उसके अलावा अगर तुम जाओगे तो मिक्स फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के बीच में डिफरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे ही आपका और जाओगे तो यहां पर एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन्स, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके आंसर भी साथ साथ लिख के दिए हैं। डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइनिंग एक्टिविटी, इसको भी प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फिर ये मैप का एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस साल जरूर पढ़कर जाइएगा। पेपर में हो सकता है कि इस बार मैपिंग से आपका क्वेश्चन आपका पूछ लिए जाए, और हो सकता है कि वो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए। तो मैपिंग के क्वेश्चन के बाद फिर वो कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग और नोमैडिक हर्डिंग के बीच में तो मैंने तुम्हें बताया ही है, तो ये बिल्कुल आपका वैसे ही मैंने तुम्हें जैसे बताए हैं वो लिखे हुए हैं। 5 फीचर ऑफ मिक्स फार्मिंग, ये तो मुझे लगता है कि पेपर का भी क्वेश्चन है, ये लगभग 2023 में ही आया है गैस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी तुम आपका देखोगे। आई होप कि तुम्हें चैप्टर आपका पसंद आया होगा, और अगर चैप्टर पसंद आया हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपका लिख कर जाइएगा, और प्लीज नोट्स बना लो ताकि आपका क्या कर सको, इनसे रिवीजन अच्छे तरीके से कर सको। और चैनल को आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपर वाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर गोइंग टू रॉक इट, कहर मचा दो, मचा के आपका बिल्कुल तुम्हें पेपर में फाड़ देना है, और मैं तुम्हारे साथ एंड टाइम तक बना रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।